A very good morning to all of you students. So today we are going to discuss chapter 7. The chapter 7 name is Tribe, Nomad and the Settled Community. So first of all I'm going to explain you the heading of this chapter. The tribe means वो लोग जो कि आदिवासी जनजाति के होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं. नोमैड्स मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं जो भी बंजारे होते हैं, मतलब जो एक जगह फिक्स उनका नेटिव नहीं होता है या लिविंग नहीं होता है, वो बदलते रहता है वो. और सेटल कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो लोग किसी एक जगह पे मतलब रहने लगे, वहाँ के रहवासी हो जाएं. So let's start this chapter. You saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell, and even as this was happening, new arts and crafts and the production activity flourished in the town and the villages. अब देखिए आपने चैप्टर 2, 3, 4 में देखा है कि किंगडम किस तरह से बनता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके ये साथ सब कुछ होते हुए भी जो आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें या जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो किस तरह से टाउन में जो है वो बनते रहती है और विलेजेस में देखने को मिलती हैं. Over the centuries, important political, social and economic development had taken place. अब कई सारी सेंचुरीज से जो है वो कई सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो आपको उन सारी चीज़ों में देखने को मिलेगी. बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर. लेकिन जो सोशल चेंज होता हुआ दिखाई देगा ये आपको कहीं नहीं दिखेगा. मतलब इकोनॉमिक तौर पे या डेवलपमेंट के तौर पे अगर हम देखें तो ये सारी चेंजेस आपको थोड़ी थोड़ी हर जगह पे देखने को मिलेगी. लेकिन अगर हम बात करें सोशल चेंजेस की तो ये बहुत ही रेयरली और बहुत ही कम ही सोसाइटीज़ में जो है हमें ये देखने को मिलती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैज़ हैपेंड. और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये क्यों और किस तरह से क्यों हो रहा है. इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अ वर्ना. अगर हम बात करें जो भी हमारा लार्ज पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ की सोसाइटी की, तो ये ऑलरेडी डिवाइडेड है कई रूल्स की वजह से जो कि वर्ना के हैं. दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास. अब देखिए जो ब्राह्मण्स होते हैं ये कई सारे रूल्स बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये इस तरह से डिवाइड हैं. ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर ऑफ द लार्ज किंगडम्स. अब जो ब्राह्मण्स थे ये एक्सेप्टेड थे किनके द्वारा, रूलर्स के द्वारा इन्हें एक्सेप्ट किया गया था इनके बनाए हुए नियम कानून को. The difference between the high and low and between the rich and poor increased, and under the Delhi Sultan and the Mughal this hierarchy between the social classes grew further. अब लेकिन ये जो बेसिकली हाई क्लास और लो क्लास के बीच का यानी पुअर और रिच के बीच का जो ये डिस्टेंस था ये दिन पर दिन क्या हो रहा था, बढ़ता चला जा रहा था. और जो दिल्ली सुल्तान्स थे, मुग़ल थे और इनकी जो हायरार्की चली आ रही थी, इस बीच में तो ये सोशल गैप जो है ये क्लासों के बीच का ये और भी ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ता चला गया. Beyond big cities, the tribal society, there were however other kinds of the society as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and the rituals prescribed by the Brahmans. Nor were they divided into the numerous unequal classes. Such society are often called the tribes. अब देखिए ये जो बियॉन्ड बिग सिटीज़ की बात की गई है ट्राइबल सोसाइटी के, यानी कई सारे ऐसे जो नियम कानून कायदे जो सोसाइटीज़ के लिए बनाए गए थे, कई लोग जो थे इन्हें फॉलो नहीं करते थे. यानी जो रिचुअल्स बनाए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं ब्राह्मण्स के द्वारा, ये उन्हें मानते ही नहीं थे. कई सारे अनइक्वल क्लासेस में इन सोसाइटीज़ को जो थे हम ट्राइबल्स के नाम से जानते थे, या फिर हम कह सकते हैं ट्राइब्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं. अब मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय द kinship bond. Many tribes obtained their livelihood from agriculture, others were hunter-gatherer and the herder. Most often they combined this activity to make a full use of the natural resources of the area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one place to another, and tribal group controlled and the pastures jointly and divided this amongst to the households according to its own rule. अब देखिए जो मेंबर होते हैं ट्राइबल के वो सब में जो होती है काफ़ी ज़्यादा गहरी बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे के लिए जो है लगाव बहुत होता है. बेसिकली उनका नियम होता है, उनकी में एकता इतनी ज़्यादा होती है कि किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो उसकी हेल्प करेंगे. और इनका जो लिवलीहुड है बेसिकली एग्रीकल्चर, हंटरशिप और कई सारे जो है हर्डर्स जो है ये गैदर करके इस तरह से इनका लाइफ जो है चलते रहता है. और ये वैसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे बहुत सारे इनके जीने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो और ये इस तरह से वहाँ पे रह सके. इनमें भी कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं जो कि नॉमेडिक होती हैं, मतलब वो फिक्स एक पोजीशन पे कभी नहीं रहती हैं, वो अपनी लाइफ लॉन्ग जो है वो चेंज होते रहती है. मतलब एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह उनका क्या है आना जाना लगा रहता है. तो ये चीज़ें जो है वहाँ पे बताई गई हैं. और इनके जीने के लिए इन्हें किसी तरह के रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, इनके बीच का अपना एक रूल होता है जो इन्हें फॉलो करना होता है. और जो भी हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं ये भी इनके बीच जो है डिवाइड होती है अकॉर्डिंग टू द ओन रूल.
Many large tribes thrived in a different part of the subcontinent. They usually lived in a forest, hills, desert and places difficult to reach. अब कई सारी ऐसी ट्राइब्स सोसाइटी होती हैं जो कि कई सारे पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट में क्या होती हैं, बिखरी होती है, सारे पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। और ये जहाँ जहाँ पे भी रहती हैं जनरली फॉरेस्ट होता है या पहाड़ होता है या डेजर्ट एरिया जो होता है, जहाँ पे किसी और का जो है वहाँ पहुँच पाना मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट टू रीच हो, ऐसी जगहों पे ये रहना पसंद करते हैं। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और कई बार जो है इनकी लड़ाई झगड़े ऐसे पावरफुल कास्ट सोसाइटी से भी हो जाती है जिनसे इन्हें खतरा हो। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, और इन एनी वेज जो है बेसिकली कई तरह के जो वेरियस वेज हैं उनमें ये पूरी तरह से ये श्योरिटी लेना चाहते हैं कि इनका जो फ्रीडम है, जिस तरह से रहना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, ये उस तरह से ही जिए और कोई इनके कल्चर में जो है बेसिकली इंटरफेयर ना कर सके, इनका अपना जो है एक सेपरेट कल्चर हो। But the caste-based and the tribal society also depend on each other for their diverse needs. लेकिन जो भी कास्ट बेस्ड है या फिर जो हम ट्राइबल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिपेंड है एक दूसरे पे, एक दूसरे के नीड्स के अकॉर्डिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। दिस रिलेशनशिप ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटी टू चेंज, और इस तरह का जो रिलेशनशिप है और जिस तरह की कॉन्फ्लिक्ट डिपेंड हो रहे हैं एक दूसरे पे, ये बहुत ही तरह की सोसाइटी में चेंज जो है ये ला रहे हैं। हु वर ट्राइबल पीपल? कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड द ट्रैवलर गिव अ वेरी scanty information about the tribes. A few exceptions apart, the tribal people did not keep written records, but they preserved a rich customs and the oral tradition. These were passed down to the each new generation. Present day historians have started using such oral tradition to write a tribal history. अब देखिए यहाँ पे बताई गई है कि ये ट्राइबल पीपल हैं कौन एक्चुअली में। तो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कई सारे जो ट्रैवलर थे उनसे ये स्कांटी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कई सारे एक्सेप्शंस थे जो कि ट्राइबल पीपल थे, जो कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ओरल और कस्टम ट्रेडिशन जो है ये काफ़ी पुराना है और ये अब नई जनरेशन में आता जा रहा है। काफ़ी पहले से जो है बेसिकली ये ट्रेडिशन जो है बेसिकली ये आज तक चला आ रहा है और ये लिखा हुआ है कहीं ना कहीं ट्राइबल हिस्ट्रीज़ में। अब बेसिकली हमें देखिए यहाँ पे जानना है कि ट्राइबल्स थे कौन, ये ट्राइबल पीपल हैं क्या। तो हम ये सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे आगे। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो भी ये ट्राइबल पीपल हैं ये आपको ऑलमोस्ट हर रीजन के सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। द एरिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब वेरिड इन अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, और जो एरिया होता है ये उनसे इन्फ्लुएंस होता है और ये वेरिड भी करता है अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे। सम पावरफुल ट्राइब कंट्रोल द लार्ज टेरिटरीज। अब देखिए जो बहुत पावरफुल ट्राइबल्स हैं वो बहुत बड़ा टेरिटरी जो है वो कंट्रोल करके रखे हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह ली हुई है। इन पंजाब द खूखार ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड द 14th सेंचुरी। अब पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पे खोखार ट्राइब जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वहाँ पे उस 13th और 14th सेंचुरी में, मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा उन्होंने रखा हुआ था, वहाँ पे वो रहते थे। Later, in the Ghakharas become more important and their chief Kamal Khan Gakhar was made a noble, which is a mansabdar, by Emperor Akbar in Multan and Sindh, and the Langhans and the Arughans, and dominated an extensive region before they were subdued by the Mughals. The Balochis were another large and powerful tribe in the northwest. They were divided into many smaller clans under different chiefs. In the western Himalaya lived in the Shepard tribe of the Gaddis. अब देखिए हमें बताया गया डिफरेंट रीजन में जो है अलग अलग तरह के ट्राइबल्स लोग जो है वहाँ पे रहते हैं और कई तरह के अलग अलग जातियाँ जो है अलग अलग हिस्से में डिवाइडेड हैं। इन द वेस्टर्न हिमालय, अगर इन द वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो वहाँ पे जो है शेपर्ड ट्राइब जो है वो वहाँ की गद्दी पे है। The distant north-eastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the tribe. अब जो डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का वो पूरी तरह से जो है वो ट्राइबल्स के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे ही उनका ही रहना जो है वो मेन है। द नागास एंड द अहोम्स एंड द मैनी अदर्स। अब वहाँ पे जो है नागास हैं, अहोम्स हैं और भी कई अदर जो हैं वो लोग हैं। In many areas of the present day Bihar and the Jharkhand, Shero Shevdam had emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar's famous general, attacked and defeated the Sheros in 1591. A large amount of booty was taken from them, but a large amount of
बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। अब देखिए यहाँ पे कई एरिया की बात की जा रही है, जैसे कि प्रेजेंटली बिहार और झारखंड की बात की जा रही है, तो वहाँ पे आपको कई तरह के ट्राइबल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, कई जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट भी हैं, काफ़ी तरह के अटैक हुए हैं, उनको हराया गया है, कभी बार उन्होंने वहाँ के लोगों को हरा दिया है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो है 1591 की बात की गई है, जब राजा मान सिंह और अकबर के जो फेमस जनरल थे वो उनका अटैक किया गया था और वो डिफीट किया था उन्होंने शेरों को इन 1591। A large amount of booty was taken from them and but they were not entirely subdued under the Aurangzeb। बूटी का मतलब यहाँ पे किसी तरह की जड़ी बूटी से रिलेटेड, जैसे कि कई सारी चीज़ें जो थी वो बहुत लार्ज अमाउंट में उनसे ले ली गई और उनका जो भी अमाउंट था वो ड्यूड था, उन्होंने दिया नहीं। अंडर औरंगजेब एंड मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी शैरो फोर्ट्रेसेस एंड द सबगेटेड द ट्राइब। अब औरंगज़ेब ने क्या किया, कई सारे जो बेसिकली जो शहरों जनजाति के ट्राइब्स थे उन सबको कैप्चर कर लिया और उन्हें छोड़ा नहीं। इसके साथ साथ जो मुंडास और जो संथाल्स थे उनके बीच जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब थे जो यहाँ पे रहते थे उस समय, और ये आज भी आपको उड़ीसा और बंगाल में देखने को मिलेंगे। द महाराष्ट्र हाईलैंड एंड द कर्नाटका वर होम टू द कोल्स। अब देखिए अगर हम महाराष्ट्र की बात करें और कर्नाटका की, तो ये कोलिस का जो था ये होमलैंड था। Baradas and the numerous other Kols also lived in many areas of Gujarat. Further south there were a large tribal population of the Koragas, Betras and the Maravars, मारवार्स एंड द मैनी अदर्स। अब यहाँ पे और भी जो है वहाँ पे जनजातियों के नाम बताए गए हैं जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि कहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग जाति के हिसाब से रहती आ रही हैं। द लास्ट ट्राइब ऑफ द भिल्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया। अगर जो लास्ट पार्ट बताया है ट्राइबल का वो भिल्स में आपको देखने को मिलेगा, भिल्स जो कि भिल्स जाति का है और वो आपको लगभग पूरे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में इनका आपको देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है वहाँ पे। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल एग्रीकल्चरिस्ट एंड द सम इवन जमींदार। और अगर जो 16वीं सदी है उसके बाद की हम बात करें तो कई सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कि वहाँ पे पूरी तरह से फिक्स होकर सेटल हो गए हैं और वो वहीं पर रह रहे हैं और वो वहाँ के मेन कृषिकार या फिर हम कह सकते हैं ज़मींदार जो हैं वो बन गए हैं। Many Bhil clans nevertheless remained a hunter gatherer and the। अब उसमें से कई सारे ऐसे भील्स हैं जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ हंटर मतलब शिकारी करने वाले या फिर जानवर और पशु पक्षियों को पालने वाले बन के नहीं रह गए, बल्कि वो काफ़ी बड़े बड़ी चीज़ें करने लगे हैं। द गोंड वर फाउंड इन अ ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और जो गोंड जनजाति है ये आपको प्रेजेंट डे में छत्तीसगढ़ में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ और भी है जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड द आंध्र प्रदेश। हाउ नोमैड्स एंड द मोबाइल पीपल लिव्ड। अब जो नोमैड्स हैं और जो मोबाइल पीपल हैं, मतलब जो लोग एक जगह पे पूरी टाइम नहीं रहते, मतलब पहले एक जगह फिर उसके थोड़े टाइम बाद कुछ दूसरी जगह, इस तरह से जो ट्रैवल करते हुए रहते हैं तो वो किस तरह से रहते हैं और किस तरह से उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया कुछ इमेजेस जो है, पिक्चर्स आपको यहाँ पे शो की गई हैं उनके बारे में उस समय की। जैसे फिगर 2 है ये भिल्स हंटिंग का बता रहा है, जैसे कि जब वो हिरण को मारने की कोशिश करते हैं। फिगर 3 जो है वो क्या बता रहा है कि अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर, मतलब कई सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो कि मोबाइल में एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते रहते हैं, तो उनका बिज़नेस किस तरह से चल रहा है, कैमल्स की हेल्प से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान जो है ट्रैवल करवा रहे हैं। हम देखेंगे आगे। नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट मूव्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेज विद देयर एनिमल्स। दे लिव्ड ऑन अ मिल्क एंड द अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। दे ऑल्सो एक्सचेंज अ वुल, घी ईटीसी विद द सेटल एग्रीकल्चरिस्ट फॉर अ ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड द अदर प्रोडक्ट। अब जो नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट होते हैं ये कई ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ये मूव करते रहते हैं। इसके साथ साथ जो इनके एनिमल होते हैं बेसिकली ये एनिमल्स पे ही लिव करते हैं। उनका जो भी दूध है या जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है पेस्टोरल प्रोडक्ट, वो उनको प्रोवाइड करना और उनसे खाने वाली चीज़ें लेना, इस तरह के एक्सचेंज और मतलब एक्सचेंज करते हुए, जैसे वो वुल और घी बेच के फिर अपनी दूसरी खाने पीने की चीज़ें लेके इस तरह से ये अपना काम निकालते रहते हैं। और कहीं अगर सेटल है ही कुछ समय के लिए तो वहाँ पे जो खेती और बाकी सारी चीज़ें करते हैं तो उसके बदले में ग्रेन के बदले में क्लॉथ, यूटेंसिल्स और अदर प्रोडक्ट ये खरीदते चलते हैं। They bought and they sold this goods as they moved from one place to another.
एंड ट्रांसपोर्टिंग दैम ऑन देयर एनिमल्स। अब ये जो भी सामान वहाँ पे खरीदते हैं एक जगह पे रहने के लिए और जीने के लिए, वो सामान जो है उसमें से कुछ सामान वो हमेशा जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो उसमें से वो बेच देते हैं, और कुछ सामान जो है वो रख लेते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एनिमल्स। The Banjaras were the most important trader nomads and their caravans was called the Tanda. Sultan Alauddin Khilji used the Banjara to transport the grain in the city market, and Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from the different area and sold it to the town. They transported a food grain for the Mughal army during a military campaign. With a large army, they could be which is a 10 lakh bullocks carrying a grain। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि कई सारे ऐसे बंजारास जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन्स हैं, नोमैड की अगर हम बात करें, जो कि उनके जो कारवान होते हैं उसे हम तांदा कहते हैं। और जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे वो बंजारास को यूज़ करते थे, जो भी ट्रांसपोर्ट करना होता था ग्रेन उनको सिटी से टू द सिटी मार्केट, मतलब सिटी मार्केट में जो भी उन्हें पहुँचाना होता था। एम्परर जो जहांगीर थे उन्होंने अपनी एक मेमोरीज़ में जो है वो बंजारा के बारे में बताया है, जैसे कि मतलब वो किस तरह से अपने ब्लॉक्स की हेल्प से जो बेसिकली सारा सामान जो है वो सोल्ड करते थे टाउन से या टाउन के बाहर, और सारी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाता था। जैसे कि जो फूड ग्रेन है उनको ट्रांसपोर्ट मुग़ल आर्मी के टाइम पे जो भी मिलिट्री कैंपेन्स लगती थी, तो ये ब्लॉक्स की हेल्प से जो है बहुत सारा सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह उनकी हेल्प से ट्रैवल, ये जो सारे सामान है ब्लॉक की हेल्प से करवाते थे। ये लगभग दिखते हैं जो है दिखने में गाय की तरह ही दिखते हैं, इनके सींग पर इनके बाल जो है बड़े बड़े होते हैं, और बेसिकली इन्हें पालने का रीज़न भी इनका यही होता था कि जो ये बहुत ही मेहनत वाले होते हैं, मतलब इनसे काम वाम बहुत ज़्यादा होता है, इन पर जो भी हैवी लोड्स हैं वो इनको रख के इस पर ट्रैवल करवाते थे, प्लस बीफ के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। Many pastoral tribe reared sold animals such as cattle and the horses to the prosperous people, and different caste of pretty paddler also traveled from the village to village। अब देखो जो बहुत सारे पेस्ट्रल होते थे, जो पेस्ट्रल ट्राइब होते थे, ये क्या करते थे, जो भी एनिमल इनके पास होता था, कई बार वो वैसे एनिमल पालतू कैटल या हॉर्सेस जो होते थे, ये जो थोड़े अमीर लोग होते थे उनको बेच देते थे बहुत ही अच्छे दामों में। दे मेड अ सोल्ड वेयर सच एज अ रोप एंड नीड्स स्ट्रॉ मैटिंग द कोर्स सैक्स। Sometimes mendicants acted as a wandering merchant. They were a caste of the entertainer who performed in a different towns and the villages for their livelihood। इसके साथ साथ जो है वो अपनी ही अलग जो भी चीज़ें वो बेचते थे, उसके बाद जो भी उनके काम की चीज़ होती थी, कहीं रहने के लिए या जीने के लिए जो भी उनके काम का होता था, अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी लिवलीहुड के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ों को लेते थे। और कई बार आपने उन्हें एंटरटेन करते हुए भी देखा होगा, कई जो बंजारे हैं वो बेसिकली एंटरटेन करने का काम करते हैं, जैसे कि बाज़ार और कई जगह पे नए नए अलग अलग तरह के करतब दिखाते हैं और इस तरह से वो एक्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो उनकी भी अपनी एक कास्ट होती है इन ट्राइबल्स में। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड द हायरार्की। अब जो सोसाइटी चेंज हो रही है उसमें जो नई कास्ट और सोसाइटी आ रही है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। As the economy and the need of the society grew, people with this new skill were required। अब जैसे जैसे जो है नई इकोनॉमी जो है नीड्स वो बढ़ती जा रही है, तो सोसाइटी भी क्या हो रही बढ़ती जा रही है, तो पीपल्स को क्या है नए नए स्किल्स की ज़रूरत पड़ रही है। स्मॉलर कास्ट और द जातीज इमर्ज्ड विद इन अ वर्नास। अब कई सारे जो स्मॉल कास्ट के थे या जात के लोग थे, ये बहुत ही नए वर्ना के रूप में ये इमर्ज्ड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमॉन्ग द ब्राह्मण्स। On the other hand, many tribe and the social group were taken into the caste-based society and given the status of the jatis, especially artisans, smiths, carpenters and the Masons were also recognized as a separate jati by the Brahmins jatis rather than the Varna become the basis of the organizing society। अब देखिए ये सारी जो जात जो भी ये ट्राइबल्स थे इनको वर्ण जाति से निकाल के बेसिकली क्या गया, इनके लिए स्पेशल एक एक इनकी कास्टिज़म बना दी गई, जैसे कि कोई कारपेंटर है या फिर कोई और काम कर रहा है तो ये उनकी जाति के अकॉर्डिंग जो है इन पर नई नई चीज़ें निकाल दी गई हैं, बेसिकली अलग एक उनको स्टेटस दिया गया है। Among the Kshatriya, new Rajput clans become a powerful by the 11th and the 12th century। अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो उसमें जो नए राजपूत आए थे वो भी जो है वो पावरफुल बन गए थे, वो भी 11th और 12th सेंचुरी की अगर हम बात करें। They belong to the different legions such as the Hunas and the
चांडाल्स, चालुक्यास एंड द अदर्स। इसमें भी जो थे वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जो चांडाल्स हैं या चालुक्यास हैं। सम ऑफ दीज टू बी हैड बीन अ ट्राइब अर्लियर, और इसमें से भी कुछ थे जो ट्राइबल थे अर्लियर में। मैनी ऑफ दिस क्लान्स केम टू बी रिगार्ड एज अ राजपूत, इसमें से भी कई लोग जो हैं वो आए तो एज अ राजपूत उन्हें समझा गया। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल एरिया, और जो भी उनके पहले ओल्डर जो रूलर थे उनको उन्होंने एग्रीकल्चरल एरिया पे बेसिकली वहाँ पे क्या किया, उनको रिप्लेस किया। हियर आर डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्जिंग एंड द रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट अ पावरफुल स्टेट, और ये जो सोसाइटी वहाँ पे गई तो उन्होंने क्या किया, सोसाइटी को बेसिकली डेवलप करना शुरू किया, और जो भी वहाँ पे उनकी वेल्थ थी उससे उसे एक पावरफुल स्टेट बनाने की कोशिश की गई। द राइज ऑफ राजपूत क्लान्स टू द पोजीशन ऑफ द रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। अब जो राजपूत क्लैन थे उनकी पोजीशन जो है वो रूलर और एग्जाम्पल पे ट्राइबल पीपल को फॉलो कर रही थी। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स, और ये जो है ब्राह्मण्स की सपोर्ट के साथ हो रहा था। मैनी ट्राइब्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, और बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे ये कास्ट सिस्टम के पार्ट बन गए। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिली कुड जॉइन द रूलिंग क्लास, लेकिन उसमें से भी जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैमिली है जो रूल कर सकती है, रूलिंग क्लास की है, वही उनमें वहाँ तक पहुँच पाई। अ लार्ज मेजॉरिटी जॉइन द लोअर जातीज़ ऑफ कास्ट सोसाइटी, उसमें से भी जो ज़्यादा मेजॉरिटी है वो लोअर जातीज़ की थी कास्ट सोसाइटी की अगर हम बात करें तो। On the other hand, the many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted the Islam quite early, और उसके अलावा जो अदर जाति के लोग हैं ट्राइबल की बात करें वो पंजाब और सिंध में जो रहते थे या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, उन्होंने इस्लाम को जो है अपना लिया। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और उन्होंने कास्ट सिस्टम को कंटिन्यूसली क्या किया, रिजेक्ट करना शुरू किया। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज़्म, जो भी जिस तरह का अनइक्वल सोशल ऑर्डर था जो कि हिंदुई ऑर्थोडॉक्स के तौर पे बताया गया था, उन सारी चीज़ों का बेसिकली वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन द दिस एरियाज, और उस सारी चीज़ों को जो है बेसिकली उन्होंने क्या किया, उस एरिया के लोगों ने वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया। द एमरजेंस ऑफ द स्टेट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल चेंज अमॉन्ग्स द ट्राइबल पीपल, जो वहाँ के स्टेट के लोग थे वो क्लोजली रिलेटेड, जो भी सोशली रिलेटेड थे ट्राइबल पीपल, उनमें वहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि टू एग्जांपल्स ऑफ दिस द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री एंड डिस्क्राइब्स बिलो, जो कि जो वहाँ पे देखने को मिला है वो नीचे उसे डिस्क्राइब किया गया है closely. So we'll see the closer look. Here you can see there is a one woman who belonged to the Gond tribes. Now we see the Gonds. The Gonds lives in a vast forested region called the Gondwana. ये जो गोंड होते हैं ये बहुत ही वास्ट जो फॉरेस्टेड रीजन होता है वहाँ पे रहते हैं, और उन्हें गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। कंट्री इनहेबिटेड बाय द गोंड्स, जो कंट्री है ये बेसिकली गोंड से ही बनी हुई है, या हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो कंट्री थी वो गोंड द्वारा बाधित थी। एंड दे प्रैक्टिस द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और वो जो है वो कल्टिवेशन को शिफ्ट मतलब बेसिकली वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना जो है इनकी प्रैक्टिस में होता था। द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू अ मैनी स्मॉलर क्लान्स, और जो ये बहुत बड़ा गोंड ट्राइब था ये उसके बाद और छोटी छोटी जनजातियों में जो है ये बढ़ता चला गया। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और रानी, इसके जो मतलब बेसिकली जो ये क्लैन था जैसे जैसे ये और छोटा होता चला गया उसके ही अपने अलग राजा और रानी होने लगे। About the time that the power of the Delhi Sultan was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. The Akbarnama, a history of Akbar's region, mentioned the Gond kingdom of the Garkha Katanga that had 70,000 villages. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो अकबरनामा था उसकी हिस्ट्री में अकबर के रीजन में मेंशन किया गया जो गोंड किंगडम हुआ करती थी उसमें करीबन 70,000 जो थी विलेजेस हुआ करती थी। तो ये इतनी ज़्यादा पुरानी है और इतनी बड़ी जनजाति हुआ करती थी। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकमिंग अ सेंट्रलाइज्ड, और इन जो ये किंगडम हुआ करते थे इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये धीरे धीरे क्या होता था सेंट्रलाइज्ड होता जा रहा था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू ग्रहs, और जो ये सिस्टम में ये ग्रह में क्या हो रहा था डिवाइड होता चला जा रहा था। ईच ग्रह वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लान, और ये हर ग्रह जो है वो क्या हो रहा था एक पर्टिकुलर गोंड क्लान से ये जुड़ता जा रहा था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू द यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड द 84
अब ये क्या हुआ कि अब ये जो क्लान है ये और भी ज़्यादा डिवाइड हो गया और ये और भी ज़्यादा छोटे छोटे हो गए। तो छोटे यूनिट में ये और 84 विलेजेस के हो गए, जिन्हें 84 कहा जाता था। द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू द बरहोत्स एंड विच वर मेड अप टू द 12 विलेजेस ईच। अब इसके बाद ये और डिवाइड हो गए, जिनको बरहोत कहा जाने लगा, और इसके अंदर 12 विलेजेस आने लगे। द एमरजेंस ऑफ द लार्ज स्टेट चेंज्ड द नेचर ऑफ द गोंड सोसाइटी। और ये जिस तरह से ये धीरे धीरे चेंज हो रहा था, ये नेचर गोंड सोसाइटी का बदलता जा रहा था। Their basically equal society gradually got divided into the unequal social classes। और ये जो बेसिकली है ये सोसाइटी जो है अनइक्वली जो है ये सोशल क्लासेस में डिवाइड होती जा रही थी। ब्राह्मणस रिसीव्ड द लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजास एंड बिकेम अ मोर इन्फ्लुएंशियल। The Gond chief now wished to be recognized as the Rajput, and so the Aman Das and the Gond Raja of Grahakatanga assumed the title of Sangam Shah, and his son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of the साल बहन द चांडिल राजपूत राजा ऑफ महाबा। अब देखिए इनमें किस तरह से किसकी शादी हुई। जो गोंड राजा है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए, फिर गोंड चीफ बने और उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, मतलब एज अ राजपूत रिकग्नाइज़ किया गया। फिर अमनदास जो गोंड थे राजा ऑफ ग्रह कटंगिया, उन्हें अज्यूम किया गया टाइटल, जो कि संग्राम शाह था। उनके जो सन थे यानी जो दालपत थे, उन्होंने मैरिड की प्रिंसेस दुर्गावती से। उनका भी उनकी जो डॉटर थी उनका नाम था साहल बहन। फिर उनकी शादी जो है वो चांडाल राजा से करवाई गई of Mahoba. The Dalpat, however, died early. The Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son. अब देखिए जो दालपत राजा थे वो मर गए बहुत ही जल्दी, और उसके बाद जो रानी दुर्गावती थी वो केपेबल थी और उन्होंने स्टार्ट किया रूल करना अपने बेटे के बिहाफ में, जो कि 5 साल के थे, वीर नारायण। And under her the kingdom became even a more extensive. In 1565, the Mughal forces under the Asaf Khan attacked the Grahakatanga. A strong resistance was put up by the Rani Durgavati, and she was defeated and preferred to die rather than surrender. Her son too died fighting soon after. अब देखिए ये जो थी उस समय जो बेसिकली दूसरे जो राजा थे वो जब उन पे अटैक करना चाह रहे थे, जो दूसरे मुग़ल फोर्सेस, तो उस समय उन्होंने उनसे हार के सरेंडर करने से अच्छा उन्हें लड़ते लड़ते मर जाना पसंद आया। तो उन्होंने उस तरह से ही लड़ाई की और वो मारी गई उस समय हार के। और इसी तरह से उनके बेटे भी जो है वो थोड़े टाइम के बाद जो है उसी तरह लड़ते हुए वो भी मारे गए। Grahakatanga was a rich state and it earned much wealth by trapping and exporting a wild elephant to the other kingdom. Grahakatanga जो था ये बहुत ही रिच स्टेट था। अगर हम इकोनॉमिक के लिए डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक स्टेट की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप था। इट अर्न अ मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे किससे, जो वाइल्ड एलिफेंट होते थे इनको एक जगह से दूसरी जगह भेज के, यानी उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन करके। व्हेन द मुगल डिफीटेड द गोंड दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ द प्रेशियस कॉइन्स ऑफ द एलिफेंट्स। अब ये जो है जब बेसिकली गोंड जो है मुगल के द्वारा हार गए, यानी उनसे जब हार गए, बेसिकली उनका जो है पराजय हुआ, तो उन्होंने बहुत सारा जो है प्रेशियस कॉइन जो है एलिफेंट का वो उन्होंने अपने हक में ले लिया। द एनेक्स पार्ट ऑफ द किंगडम एंड द ग्रांटेड द स्टेट ऑफ द चंद्र शाह एंड द अंकल ऑफ वीर नारायण। Despite the fall of the Grahakatanga, the Gonda kingdom survived for some time, and however they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and the Marathas। अब देखिए ये जो है एक टाइम के बाद ये सारी इकोनॉमिकली सारी कंडीशन की ख़राब होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए। इनके लिए सर्वाइव कर पाना भी जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, मुश्किल होने लगा। और उसके बाद जो है ये पूरी तरह अनसक्सेसफुल हो गए, और जो बुंदेलाज और मराठाज हैं ये वैसे उनके अगेंस्ट जो थे ये बेसिकली क्या हो गए, कमज़ोर पड़ गए। द अहोम्स, सो नाउ हियर वी सी द अहोम्स। The Ahom migrated to the Brahmaputra Valley from the present day of Myanmar in the 13th century। जो अहोम है ये माइग्रेटेड हुए थे, यानी ब्रह्मपुत्र वैली से जो है प्रेजेंट डे यानी म्यांमार में 13th सेंचुरी में ये आए। दे हैव क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भूयांस। और इन्होंने जो है अपना एक अलग स्टेट क्रिएट किया, और जो ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम भूयांस उसके बेस में during the 16th century they annexed the kingdom of the Chotias and the Koch Hajo and they subjugated many other tribes, and the Ahom built a large state, and for this they used a
firearms as early as the 1513. By 1660 and they could even make a high quality gunpowder and the cannons. और धीरे धीरे क्या हो गया, इनका किंगडम वहाँ पे बढ़ता चला गया और उसके बाद उन्होंने कई सारी चीज़ें बिल्ड की, अपना बहुत बड़ा स्टेट जो है एम्पायर वहाँ पे खड़ा कर दिया और कई बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो हाई क्वालिटी के गन पावर और कैनन्स जो हैं यानी तोप इन्होंने बनाने शुरू किए. However, the Ahom faced many invasions from the southwest. In 1662, the Mughal under the Mir Jumla attacked the Ahom kingdom. Despite their brave defense, the Ahom were defeated, but the direct Mughal control over the region could not last long. अब देखिए क्या हुआ, लास्ट में जो ये Ahoms थे ये मुग़ल के अटैक के बाद जो है वो हार गए, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से जो है अपनी तरफ से जो है लड़ाई लड़ी, पर मुग़ल ने जो ये कंट्रोल कर भी लिया था इस रीजन पर ये बहुत ज़्यादा टाइम तक जो था ये नहीं चल पाया. The home state depended upon the forced labor, and those who was forced to work for the state were called the paikas, and the census of the population was taken, and each village had to send a number of paiks for the rotation. People from heavily populated area were shifted to the less populated place. Ahom were thus broken up, and by the first half of the 17th century the administration became quite centralized. अब देखिए जो यहाँ पे लोग थे अहोम स्टेट के डिपेंड करते थे पूरी तरह लेबर एज अ लेबर जो थे ये डिपेंड करते थे, कई सारे काम इनके उस तरह से चलते थे, पर इनकी पॉपुलेशन जो है दिन पे दिन क्या हो रही थी, एक जगह से दूसरी जगह पे रोटेट हो रही थी, तो ये इस तरह से क्या हो रहा है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते चलेगा और ब्रोकन अप हो गए. एंड देन इन दी 17th सेंचुरी अगर हम बात करें तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया. Almost all adult males served in the army during war, and at the other time they were engaged in the building of dams, irrigation and the other public work. अब देखिए इसमें से कई सारे लोग जो हैं एज आ आर्मी काम करने लगे और उसमें से भी कोई कुछ जो थे वो बिल्डिंग बनाने में, टैंक्स बनाने में, इरिगेशन में या अलग पब्लिक काम में जो थे ये वहाँ पे बिजी होने लगे. अहम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू द क्लान्स एंड द खेल्स, एंड देयर वर फ्यू कास्ट ऑफ द आर्टिसंस, और द आर्टिसंस इन द अहम एरिया केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम. अब इनमें से भी जो है वो डिवाइड होकर अलग अलग कास्टिज्म में घुसने लगे, जो जैसे कि मान ली पेंटिंग है, दूसरे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, उनमें इनकी कम्युनिटी जो है धीरे धीरे जाने लगी. इवन द किंग कुड नॉट टेक अवे विदाउट द कम्युनिटीज़ कॉन्सेप्ट. और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है जैसे कि पीजेंट है या लैंड है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो कहीं किसी को किंग अपने मर्ज़ी से नहीं दे सकता था, उन्हें कहीं ना कहीं कम्युनिटी की पूरे कंसेंट की ज़रूरत होती थी, यानी सबकी हामी के बाद ही वो सारी चीज़ें की जा सकती थी. ओरिजिनली द अहोम वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइब गॉड्स. अब जो अहोम्स होते थे वो अपने ट्राइबल के खुद ही गॉड हुआ करते थे, उनके अपने उन्हीं की ये पूजा करते थे. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, however, the influence of a Brahman increased, and temple of the Brahman were granted land by the king, and in the region. Now here we see the Ahom society was very sophisticated poet, and the scholars were given land grant. Their theatre was encouraged, and important works of Sanskrit were translated into the local language. Historical works known as the Buranjis were also written first in the Ahom language and then in the Assamese. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है जो अहोम सोसाइटी थी वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, मतलब उसमें बहुत सारे पोएट्स भी थे, स्कॉलर्स भी थे जो लैंड ग्रांट करते थे या बाकी सारी थिएटर को एनकरेज करते थे, बहुत सारे काम जो है वो कर लिया करते थे, जो संस्कृत है उसे ट्रांसलेट कर सकते थे लोकल लैंग्वेज में. कई सारे हिस्टोरिकल वर्क्स जो थे उन्होंने एज ब्रांचेस जो है वो जानते थे, तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने लिखी हैं और कहीं ना कहीं ये देन इन आसमीस भी जो है वो उसमें भी इन्होंने लिखी है. सो फाइनली हम देखेंगे अब कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का. कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हैव बीन एग्जामिंग. द वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड द ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर, एंड दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी अडॉप्ट एंड द चेंज, एंड देयर वर many different types, and they took a diverse livelihood over the period of time. Many of them merged with a caste-based society. Other, however, rejected both the caste system and the orthodox Hinduism, and some tribe establishment extensive states with a well-organized system of the administration, and thus they become a politically powerful, and this brought them into the conflict with the larger and more complex kingdom and the empires. अब देखिए जो कंक्लूजन बता रहे हैं वो क्या है, जिस तरह से भी ये चेंज जो है आता गया ये बहुत ही अच्छा भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ण बेस्ड सोसाइटी और जो ट्राइबल पीपल थे ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से क्या कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, और इस इंटरेक्ट की वजह से क्या है कई सारे चेंजेस जो हम देख रहे हैं वो आ पाए.
इसके साथ साथ जो दूसरे ट्राइबल्स थे, इनके लिवलीहुड में भी जो है पीरियड ऑफ टाइम में आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। कई लोग जो दूसरी सोसाइटी में है मर्ज हो गए, कई लोगों ने इसे रिजेक्ट भी किया है। तो जो सिस्टम है ऑर्थोडॉक्स का, हिंदुज़म का और सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो पाया है पूरे स्टेट में, कई जगह पे नहीं भी हो पाया है। तो ये कुछ जगह, जो कुछ एरिया की अगर हम बात करें कुछ लोगों की, तो ये पॉलिटिकली काफ़ी पावरफुल भी हुआ है। कई जगह पे ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एंड किंगडम है जो कि एक एज अ एम्पायर भी खड़ा हो गया है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। लेकिन अगर इन केस अगर आपको कोई भी इससे डाउट है रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बेसिकली एक ओवरव्यू जो है इस चैप्टर का वो ये है कि जो भी ट्राइबल्स थे या नोमैड्स थे, यानी कि जो भी आदिवासी जनजाति की बात करें हम, या फिर जो भी बंजारे हैं जो कि पैस्ट्रलिस्ट हैं, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल करते हैं, ये उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताई गई है कि किस तरह से इनकी शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत में ये कितने पावरफुल थे, धीरे धीरे जो है इनकी जनजाति जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बढ़ती चली गई, और किस तरह के ये बेसिकली बिजनेस करते थे, किस तरह से इनका लिवलीहुड जो था वो चलता था, किस तरह की चीज़ें खा पी के रहते थे, किस तरह का ये काम करते थे, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे डिटेल में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। So now I'm hoping that you got this chapter very clearly, and in case if you have any doubt regarding this, you can ask me anytime. Thank you for the day.